हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 12 ऑफ सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेपर 1 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स हैं और ये पेपर 3 के टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। इसी नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर सर्च करके, मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है वो गोविंद बल्लभ पंत जी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली 10 ऑफ सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिली थी। ये 133rd बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए ये टॉपिक हम लोग को इनका न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था प्रेम सभा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि प्रेम सभा ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत। राइट, कभी कभी मैच द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट पेयर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और फिर काफी सारे रिफॉर्म्स की तरफ जो है ये आगे बढ़े, यानी कि काफी सारे रिफॉर्म्स किए इन्होंने, सोसाइटी में कुछ चेंजेस जो है वो लेकर आए। अभी बात करेंगे कुछ कुछ चीजें इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो कि एग्जामिनेशन में आ सकती है। इन्होंने एक स्कूल को बंद होने से बचा लिया। वो स्कूल ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर पा रहा था, तो बंद होने के कगार में आ गया था, तो उस स्कूल को इन्होंने बचा लिया था। इसके अलावा दिसंबर 1921 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, तो यहां से लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग को देखने को मिलती है यूनाइटेड प्रोविंस, तो वहां से ये इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे। और बाद में इस लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश, और पहले हम लोग को देखने को मिलता था। और उसके बाद फिर ये नैनीताल के अंदर स्वराज पार्टी में एक कैंडिडेट के तौर पर इलेक्ट हुए, उनको उम्मीदवार के तौर पर जो है वो चुना गया था नैनीताल से। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन जब हुआ था, तब उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही हम लोग को देखने को मिला था। तो उस समय ये प्रीमियर के तौर पर अपॉइंट किए गए थे, और प्रीमियर यानी कि प्रमुख के तौर पर ये नियुक्त किए गए थे। और 1939 में इन्होंने जो है वो पोस्ट छोड़ दी थी, क्योंकि 1939 के अंदर सभी के सभी कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था। रेजिग्नेशन का पर्पस क्या था, तो 1939 का पीरियड था, इस समय वर्ल्ड वॉर 2 हम लोग को देखने को मिला था, आपको याद आ रहा होगा। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने असेंबली के अंदर इंडियन से बात नहीं करी और घोषणा कर दी कि इंडियन पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में। तो आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि उस समय वाइसरॉय कौन थे जिन्होंने ये चीज डिक्लेयर करी थी इंडिया को लेकर कि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेगा, और बिना इंडियन पीपल को कंसल्ट किए हुए, बिना उनके परामर्श के, उनके साथ जो है वो बातचीत करके जो है वो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी गुस्से में आ गई और जो है वो सभी कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उनमें से एक ये भी हम लोग को देखने को मिले थे। तो ये जो पोस्ट थी इनकी यहां पर प्रीमियर की, तो ये 1939 तक ही थी, क्योंकि 1939 एक इंपॉर्टेंट ईयर है जहां पर सभी के सभी मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया। तो आपको मुझे कौन वॉइसरॉय थे उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है इस दौरान, इस पीरियड के दौरान। राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। इसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंस इलेक्शन 1946 में हुए थे, तो उस समय अगेन ये फिर से प्रीमियर के तौर पर इलेक्ट हो गए थे, प्रमुख के तौर पर चुन लिए गए थे, नियुक्त कर लिए गए थे। और इंडिपेंडेंस के बाद ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। याद रखिएगा, यूपीपीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो डेफिनेटली पता ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। राइट, बट फिर भी आप लोग को इनके बारे में एक डिटेल जानकारी अच्छी होनी चाहिए। राइट, इसके अलावा आगे की बात करें तो इंडिया के ये होम मिनिस्टर की पद पर हम लोग को देखने को मिले थे 1955 से लेकर 1961 के पीरियड में। और इसी दौरान जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर
स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यानी कि भाषा के तौर पर स्टेट जो है, आपको पता होगा कि उनका रीऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग को देखने को मिला था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बहुत फेमस है और अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उस समय ये होम मिनिस्टर के पद पर हम लोग को देखने को मिले थे, तैनात थे। इनके और कुछ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने काफी सारे मुद्दे उठाए थे, इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए थे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, राइट, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए, वन संरक्षण के लिए जो इन्होंने आवाज उठाई। इसके अलावा इन्होंने किसानों के लिए भी काफी काम किया कि किसानों को जो एक्सेसिव रेंट जो पे करना पड़ता है, जो एक्सेसिव किराया जो ब्रिटिश सरकार को पे करना रहता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको उस पर जो है वो किराए को, रेंट को कम करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, काम किया, लड़े ये, राइट। इसके अलावा इन्होंने काफी सारी कॉटेज इंडस्ट्री को इंकरेज किया, राइट, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। इसके अलावा ये एक फेमस इंसिडेंट है कूली बेगार का, कूली बेगार लॉ हम लोग को देखने को मिलता था। इस समय जितने भी हम लोग को ब्रिटिश ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे, अब ट्रेन से ब्रिटिश ऑफिशियल उतरते थे जैसे ही, तो वैसे ही कूली जो है वो उनका सामान लाद के ले जाते थे, यानी कि लेकर जाते थे उनका सामान। तो जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल हैं, उनका अगर सामान जब कूली उठाते हैं, लेकर जाते हैं, तो उस समय उन कूली को जो है वो कोई पैसा नहीं दिया जाता था, और कूली की ये ड्यूटी बन गई थी कि जैसे ही ब्रिटिश ऑफिशियल को देखें, सबसे पहले उनका सामान उठाकर जो है वो उनको बाहर तक छोड़े। तो ये इस प्रकार की चीजें जो है वो रिकॉर्ड में आई, नोटिस में आई, तब उसके पीछे जो है वो उन्होंने आवाज उठाना शुरू करी, क्योंकि ये तो गलत बात होगी ना, एक बॉन्डेड लेबर की तौर पर हो गया ये, तो यानी कि एक लेबर ही हो गया ना, बॉन्डेड लेबर, बिना किसी पैसे के स्लेव के तौर पर ये एक तरह से जो है वो काम करवाया जा रहा था कूलियों से, राइट, उनसे वजन उठवाया जाता था और उनको पैसे नहीं दिया जाते, तो जो गलत बात है। तो ये कूली बेगार लॉ है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में इन जनरल। तो इस पर भी इन्होंने आवाज उठाई थी। गांधी जी के नक्शे कदम पर ये चले थे और इन्होंने एक मैसिव सॉल्ट मूवमेंट, एक नमक आंदोलन जो है बड़े पैमाने पर इन्होंने यहां पर शुरू किया था यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और मई 1930 के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया था और देहरादून जेल में इनको भेज दिया गया था। इन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया था, और ये बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज के खिलाफ थे, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के ये खिलाफ हम लोग को देखने को मिलते थे। और इनका कहना यह था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे माइनॉरिटीज के लिए, तो ये फर्दर कम्युनिटीज को जो है वो और भी ज्यादा डिवाइड करेंगे, यानी कि और भी डिवीजन जो है वो हम लोग को कम्युनिटीज में देखने को मिलेगा। तो ये इनकी ये माइंडसेट था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। 1957 में इनको इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं बल्लभ पंत जी से रिलेटेड, तो इनके बारे में आप लोग को अच्छे से जो है वो जानकारी होनी चाहिए, गोविंद बल्लभ पंत जी से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, और पेपर 1 से रिलेटेड आज सिर्फ एक ही टॉपिक है, अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात हो रही है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। तो देखिए गाइस, आप लोग इस चीज से तो बिल्कुल वाकिफ हो, जानते हो इस चीज के बारे में कि जो पॉलिटिशियन है काफी सारे, वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिलता है, उनके खिलाफ जो है वो काफी सारे पेंडिंग केसेस हैं, और छोटे मोटे केसेस नहीं, हीनियस क्राइम, गंभीर आरोप जो है वो उनके खिलाफ पेंडिंग है, ऐसे ऐसे आरोप जिसमें सजा जो है वो लाइफ इंप्रिजमेंट की है, आजीवन कारावास की सजा है, राइट। और आप लोग ये भी जानते हो कि एक व्यक्ति जब वो अपनी यानी कि बचपने से लेकर अपनी अडल्ट लाइफ तक जो है जब वो गुंडागर्दी कर रहा होता है, तो उसके बाद फिर वो सोचता है कि चलो करियर बनाना है, अब क्या करें, चलो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा काफी सारे गली मोहल्ले के जो छर्रे होते हैं, गुंडागर्दी जो कर रहे होते हैं, वो एक टाइम के बाद जो है वो पॉलिटिक्स की लाइन पे आपको दिखाई देंगे। और यकीन है आपकी कॉलोनी में देखना, बचपन में आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी कर रहा है, वो आज की डेट में देखिएगा पॉलिटिक्स से जुड़ गया होता है। तो ऐसी चीज होती है अक्सर, क्योंकि लोग जो है वो इसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं, और ऐसे लोगों का जो ये गुंडे लोग जो होते हैं, उनके पास सपोर्ट भी होता है काफी सारे इनके छर्रों का, जो इनकी जी हजूरी कर रहे होते हैं, जो उनके चेले बने हुए रहते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे काफी सारे लोग हैं। तो ये पॉलिटिक्स के अंदर ये वाली चीज तो देखने को मिलती है, और इसी चीज को खत्म करने के लिए भी एट प्रेजेंट काफी सालों से जो है वो काम चल रहा है, लगातार हम लोग को ऐसा काम देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में इसको लेकर कि पॉलिटिक्स से क्रिमिनलाइजेशन को हटाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस जो है वो सामने आए। तो अभी हुआ क्या था, पेटिशन कुछ समय पहले फाइल हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास इसी पूरे मुद्दे को लेकर, मामले को लेकर, इसलिए पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक को एक बार डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। बट अभी क्या हुआ है कि उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी लेजिस्लेचर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, विधायक हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके खिलाफ जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाए, प्रस्तुत की जाए। तो रिपोर्ट अभी रिसेंटली प्रस्तुत करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये प्रस्तुत करी है एमिकस क्यूरे के द्वारा। अब देखो एमिकस क्यूरे जो है वो क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट कहा जाता है, अदालत का दोस्त इनको कहा जाता है, क्योंकि ये अदालत के सामने निष्पक्ष तरीके से सोसाइटी की इच्छा, सोसाइटी की ओपिनियन जो है वो प्रस्तुत करता है।
तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती। तो एमिकस क्यूरे ऐसा व्यक्ति जो कि सोसाइटी की रियल पोजीशन प्रस्तुत करता है कोर्ट को। तो इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो अभी प्रस्तुत करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसी पर हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो रिपोर्ट में पाया गया कि 4442 केसेस पेंडिंग है लेजिस्लेचर के अगेंस्ट, और इसमें से जो सिटिंग एमपी और एमएलए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनके खिलाफ 2556 केसेस जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो स्पेशल कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं, यानी कि इनके खिलाफ जो केसेस है वो स्पेशल कोर्ट में चल रहे हैं। स्पेशल कोर्ट स्पेशली ये एमपी और एमएलए के लिए तैयार की गई थी कि जितने भी हमारे लेजिस्लेचर्स है, पॉलिटिशियंस है, उनके खिलाफ जितने भी पेंडिंग केसेस है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व किए जाए। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी जो है वो सेटअप की गई थी। तो उन स्पेशल कोर्ट्स में ये क्रिमिनल केसेस जो है वो रजिस्टर्ड है। तो क्रिमिनल केसेस की यहां पर बात हो रही है, और छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस नहीं, मैंने आपको बताया कि हीनियस क्राइम हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनके खिलाफ गंभीर आरोप। केसेस में करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, डिफेमेशन, चीटिंग, तो ऐसे केसेस जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें ज्यादा मामले हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में मामले जो है वो सेक्शन 188 इंडियन पीनल कोड के उल्लंघन के हैं, वॉयलेशन के हैं, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। सेक्शन 188 आईपीसी के वॉयलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझकर विलफुली डिसोबे करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना उनके ऑर्डर्स को, यानी कि उनके ऑर्डर्स को नहीं मानना। जैसे ही कल आईएएस आईपीएस आप बनोगे तो उस समय अगर कोई पॉलिटिशियन आपके ऑर्डर्स को नहीं मानेगा तो आप सामने वाले पॉलिटिशियन को आईपीसी सेक्शन 188 के तहत बुक कर सकते हो, राइट, उनके खिलाफ जो है ये चार्जेस लगा सकते हो। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा 413 मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें सजा जो है वो आजीवन कारावास की, लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा है, जिनमें से 174 केसेस जो है वो सिटिंग एमपी और एमएलए के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर ज्यादातर केसेस ऐसे भी हैं जो पेंडिंग है, जिसमें नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि वो पेंडिंग स्टेज पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि ऐसे मतलब ऐसा वारंट जिसमें सामने वाले व्यक्ति को बेल नहीं मिल सकती, नॉन बेलेबल वारंट, राइट, वो जेल में रहेंगे, तो ऐसे पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जो है वो वारंट्स निकले हुए हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स, यानी कि इशू कर दिए गए बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी। और सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियन के हम लोग को सामने नजर आ रहे हैं। तो ये वाली चीज है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम है वो भी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, इतना ज्यादा कि बात बात पर तो गोलियां बंदूकें पे जो है वो कहानी हो जाती है, यानी कि इस प्रकार की छोटे छोटे मजाक हुए उसी में बंदूकें वगैरह निकल आती हैं। जो उत्तर प्रदेश में वो बेहतर इस चीज को जो है वो जानते होंगे, क्योंकि काफी सारे एरिया में, हर एरिया की बात नहीं कर रहा, कुछ स्पेसिफिक एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर बट थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब आगे की चर्चा करेंगे तो इन सब चीजों पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहती है कि लॉ मेकर्स इलेक्शन जब नहीं लड़ सकते सिर्फ उस समय अगर वो आरोपी जो है वो सिद्ध कर दिए गए हैं, दोषी जो है वो सिद्ध कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पर केस जो चलते हैं वो पेंडिंग चलते हैं। पेंडिंग यानी कि ट्रायल चल रहा है। ट्रायल का मतलब क्या हुआ है कि दो व्यक्तियों के बीच में केस चल रहा है, अभी तक जज ने जो है वो उस केस का फैसला नहीं सुना है और वो पेशियां वगैरह चलती आ रही है, राइट, तो इसको बोलते हैं ट्रायल। अब इस दौरान ये कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की ट्रायल के दौरान एक पॉलिटिशियन जो है वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने दिया जा सकता है, बट अगर वो आरोपी सिद्ध हो गए, जब ये उनका केस जो है वो खत्म हो गया, जज ने उनको आरोपी सिद्ध कर दिया, दोषी करार कर दिया, तो उस समय फिर उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज है, बट ये भी तो गलत है ना, क्योंकि आप जानते हो कि केसेस तो कई बार ऐसे ऐसे होते हैं जो कि 10-10, 20-20 साल तक खिंच जाते हैं, और पूरे इलेक्शन का जो पीरियड होता है, नहीं जो कंप्लीट टेन्योर होता है 5 सालों का होता है गवर्नमेंट का, सरकार का। तो अब इस बीच तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल है, वो तो अपना एंजॉय कर लेगा अपनी पूरी पावर्स वगैरह जो भी है कि नहीं। तो ये वाली चीज जो है वो गलत है, और इसी पर ही स्ट्रेस दिया जा रहा है कि ये सब ऐसी जो चीजें हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, तो उसको अमेंड किया जाए, चेंजेस लाए जाए, राइट। इसके अलावा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो 1951 का जो ये आरपी है हम लोग को देखने को मिलता है, इसका जो सेक्शन 8 है, ये डिस्क्वालीफाई ऐसे व्यक्ति को करता है जो कि आरोपी होता है जिसके खिलाफ 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा जो है वो होती है। यानी कि ऐसे मामले जिसमें 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा है और वो आरोपी सिद्ध हो गया है, तो उस समय उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता, बट जो ट्रायल में है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वही चीज मैंने आपको बताई इस प्रकार की। और मेन रीजन क्या होता है इस प्रकार के क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में आने का, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, करप्शन करना है उनको, वोट बैंक दूसरा रीजन होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो पॉलिटिशियन जो होते हैं, हालांकि क्लीन है वो पॉलिटिशियन, यानी कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी कई बार क्या देखती है कि यार इस व्यक्ति का, यानी कि इस मोहल्ले में एक व्यक्ति गुंडा है, ये देखती है कि यार इसका तो बहुत बड़ा यहाँ पर नाम चलता है, यानी कि भाई है ये तो उस एरिया का,
और इसके पास जो है वो पूरी भीड़ झूमी रहती है, राइट। तो चलो इसको बुला लेते हैं, हम लोग अपने पास रख लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या उद्देश्य है कि यार इस क्षेत्र में जो है वो उसका नाम है, लोग जो है वो इस क्षेत्र में इससे डरते हैं, डर के सलाम करते हैं, जो भी, कि एटलीस्ट जो है वो उसकी बात मानते हैं वहां पर, चाहे वो डर के मारे या माने या जिस भी तरीके से माने, पर लोग तो उसकी बात मान रहे हैं ना। तो इस चीज को लेकर पॉलिटिकल पार्टी एंटरटेन करती है ऐसे लोगों को, राइट। तो ये वोट बैंक के तौर पर पॉलिटिकल पार्टी देख लेती है। और गवर्नेंस की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, ये भी एक बड़ा जो है वो कारण हम लोग को इस चीज के पीछे नजर आता है। लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं होती है, राइट। जैसे कि अगर कोई भी गुंडा खड़ा हो रहा है तो उनमें से क्या पता, हो सकता है कि काफी सारे लोग उसको जानते नहीं है, राइट। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उस व्यक्ति के जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्प्ले नहीं की जाती। तो ये वाली चीज भी है। उसको रिप्रेजेंट एक अच्छे नेता की तौर पर किया जाता है, बट पास्ट में क्या किया उसने वो नहीं देखा जाता। हम माना लोग जो है वो बदल जाते हैं, बट जो इंसान पॉलिटिक्स में आने के लिए बदल रहा है, तो ये मान के चलो कि उसका जो माइंड होगा वो बदला हुआ नहीं होगा। क्योंकि देखा है कि मैंने भी इवन कई बार देखा भी हुआ है, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि काफी सारे ऐसे जो लोग होते हैं जो गुंडागर्दी में होते हैं, वो एक टाइम के बाद गुंडागर्दी छोड़कर एक सही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। काफी सारे लोग तो भक्त बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो होता है वो एक फेज ऑफ टाइम के बाद जो है वो होता है। बट काफी सारे लोग जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और लगातार उनकी बदतमीजियां देखने को मिल रही है, चाहे मीडिया में या कहीं पर भी, तो ऐसे लोग के ऊपर जो है वो दबिश जो है वो बनानी चाहिए। यानी कि एक सिस्टम ऐसा लाना चाहिए, ऐसे कानून रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए कि ऐसे लोग जो है वो बाहर रहें अपने सिस्टम से। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर गुंडा पार्लियामेंट के अंदर होगा, पार्लियामेंट के अंदर रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाए जाते हैं, और मेन जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है पार्लियामेंट के अंदर होती है, तो वो क्या करेगा? वो इंडिया की दुर्गति कर देगा। और ऐसा हो भी रहा है, काफी सारे ऐसे लोग करप्शन कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। काफी सारे जो सही मायने के जो यानी कि जो ऑफिसर है, जो कि कल को आप जाकर बनोगे, राइट, अपनी डिस्ट्रिक्ट को सर्व करने के लिए, और बिल्कुल लॉयल तरीके से आप काम करोगे, तो उस बीच ऐसे पॉलिटिशियन उनका ट्रांसफर करा देते हैं, क्योंकि उनको तो चाहिए वही व्यक्ति जो जैसा वो बोले वैसा सामने वाला काम करे, है ना। तो ये वाली चीजें हैं। चलो एनीवेज, इनको कैसे बाहर निकाला जा सकता है? तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसे लोगों को टिकट देना बंद कर दे, रिफ्यूज कर दे टिकट देने से। बट ऐसा होगा नहीं, तो ये पहले को तो हटा ही दो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करेगी नहीं। ये तभी करेगी जब उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रिंसिपल जो होंगे वो बिल्कुल स्ट्रांग होंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके के होंगे, कि लोगों को पता रहे। क्योंकि कोई भी इंसान अगर पॉलिटिकल पार्टी में एंटर हो रहा है, सबसे पहले वो जनता के सामने उसको इंट्रोड्यूस कराए और उसके पूरे पास्ट के बारे में बताएं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि हाँ ये व्यक्ति है, इसका पास्ट ये है और ऐसा वैसा। बट ऐसा नहीं होता बिल्कुल। इसके अलावा बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करना चाहिए। हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि लीगली जो है वो पूरी चीज होनी चाहिए। और अमेंड ऐसा करना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ भले ही कोई केस पेंडिंग चल रहा है हीनियस नेचर का, यानी कि हीनियस ऐसा केस जो कि हीनियस नेचर का है, गंभीर अपराधों का है, तो अगर उसमें भी अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो भी जो है वो इसको जो है वो इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए, राइट। छोटे मोटे केसेस तो चलते हैं, क्योंकि छोटे मोटे केसेस तो अक्सर हो ही जाते हैं, नहीं करते ही हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर अगर आपने किसी को गाली भी बक दी, जो तो है वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपके खिलाफ जो है वो केस फाइल कर सकता है, राइट। तो इसलिए अब से गाली मत बकना बाहर किसी को भी, राइट। तो होता है ऐसा अक्सर कि जो है गुस्से में आके लोग गाली बक देते हैं, बट देखिएगा किसी को गाली बकिएगा तो याद रखना कि वो सामने वाला थाने में जाके आपको अरेस्ट करवा सकता है, राइट। तो ये वाली चीजें हैं। बट हालांकि गाली बकना ही क्यों है यार आप लोगों को, आप लोग थोड़ा गाली बकोगे, क्योंकि आप तो ऑफिसर कैटेगरी के लोग हो, और ऑफिसर जो होते हैं वो रूल्स रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। उनका सामने वाले व्यक्ति को सबक सिखाने का जो तरीका होता है वो भी अलग ही टाइप का होता है, एरिस्टोक्रेट टाइप का, ब्यूरोक्रेट टाइप का। चलो आगे की बात करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, जल्दी से जल्दी जो लेजिस्लेटर के अगेंस्ट डिसीजन जो है वो निकाल सकें। ट्रांसपेरेंसी ग्रेटर होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि कैंपेन के दौरान अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होनी चाहिए पूरी ऑडिट करने की, कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पास जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, क्या सोर्स है, कौन व्यक्ति दे रहा है, राइट, किसी क्रिमिनल सोर्स के थ्रू तो नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग को एक जनरल जानकारी होनी चाहिए इससे रिलेटेड। ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक को आप लोगों को याद आ रहा होगा, अगर आप मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज पे जब हमने डिस्कशन किया था, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पे जब हम लोग ने डिस्कशन किया था, तब इस स्कीम के बारे में भी बात करी थी। तो ये स्कीम लॉन्च हो गई है, इसके बारे में जो है वो हम लोग जानेंगे, देखेंगे। तो हालांकि नाम से ही आप लोग को क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि ये स्कीम जो है वो फिशरी सेक्टर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस स्कीम के तहत फोकस किए जा रहे हैं कि जो भी फिशरमैन और जो भी लोग जो कि फिशरी सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, उनको जो है वो बेनिफिट मिल सके ज्यादा से ज्यादा, और फिशरी सेक्टर हमारी कंट्री में डेवलप हो। तो इस पर मेनली टारगेट है। तो इसके बारे में बस बेसिक जानकारी आपको रखनी है, ज्यादा डिटेल में जो है वो जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिशरी सेक्टर आपको याद रखना है, फिशरी सेक्टर से रिलेटेड
ये स्कीम है। फिशरी सेक्टर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फिशरी सेक्टर के ऊपर फोकस करते हुए ये स्कीम को लाया गया है। 20,050 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, डोंट नीड टू रिमेंबर। और इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन 5 इयर्स के पीरियड में हो रहा है, 2020 से लेकर 2025 के पीरियड में। तो 5 इयर्स की ये स्कीम है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में ये स्कीम हम लोग को देखने को मिलेगी। और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो है वो इसको लाया गया है। और फोकस क्या है, तो फोकस बेसिकली बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज के ऊपर है। बेनिफिशियरी यानी कि जो फिशरमैन हैं, जो फिशिंग एसोसिएटेड सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं, राइट, तो उनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए कि उनको जो है उनकी इनकम जो है वो अच्छी हो सके, हमारी कंट्री में फिशरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके, तो इस पर मेनली टारगेट है। फोकस एरिया बेस्ड अप्रोचेस के ऊपर है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोचेस के ऊपर, यानी कि एक पर्टिकुलर जो एरिया को स्पेसिफाई करके, आइडेंटिफाई करके वहां पर जो है वो काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये स्कीम ऑपरेट करेगी। एम्स और टारगेट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीजें हैं। जैसे कि इसमें 70 लाख टन फिश प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाएंगे 2025 तक, और 2025 तक हम लोग फिशरीज के थ्रू जो एक्सपोर्ट से कमाएंगे, जो इनकम होगी हमारी, उसको हम लोग को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। यानी कि अपनी इनकम जो आनी चाहिए 2025 तक फिशरीज के थ्रू, वो 1 लाख करोड़ रुपए आनी चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। टारगेट्स स्कीम के जो होते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। फिशर्स और जो फिश फार्मर्स जो है उनकी इनकम को डबल करना, उनका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है वो 20 से 25% जो एट प्रेजेंट देखने को मिलता है, उसको घटाकर 10% तक जो है वो लेकर आना, राइट। और यहां पर ये मेन फोकस है, इस पर ध्यान देना। 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो फिशरी सेक्टर पर या फिर फिशरी एलाइड सेक्टर पर जो है वो निकालना, यानी कि अपॉर्चुनिटीज लेकर आना। तो ये 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट कर रही। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजें इस स्कीम में यूनिक क्या है, तो नीली क्रांति योजना, जो ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको और बेहतर बनाने के लिए, और मजबूत बनाने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसके अचीवमेंट्स को, तो देखो यहां पर फोकस किया जा रहा है नई नई चीजों के ऊपर। जैसे कि जो फिशरमैन होते हैं, अब फिशरमैन की जो बोट होती है, जो उनका वेसल होता है, तो उसका इंश्योरेंस करवाया जाएगा। और बहुत तमाम चीजें, स्टार्टअप्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि एक्वाकल्चर या फिशरी सेक्टर के होंगे, राइट। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि फिशरमैन से रिलेटेड कि उनको बेटर से बेटर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, बायो टॉयलेट्स ओपन करवाए जाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो उनकी वेसल्स पे ऐड की जाएगी, जिससे कि वो आसानी से जो है वो फिशेस वगैरह पकड़ सके, राइट। तो इस प्रकार की चीजें इस स्कीम के अंदर और भी हम लोग को देखने को मिलेगी। हालांकि डिटेल में इन सब चीजों के ऊपर आपको जाने की आवश्यकता नहीं, बस बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि ये स्कीम जो है वो क्या क्या करेगी। इसके अलावा और भी जो दूसरे इनिशिएटिव जो कि अनाउंस किए गए इस स्कीम के साथ ही साथ, तो वो फिश ब्रूड बैंक, ये सीतामढ़ी पर जो है वो इसकी स्थापना की जा रही है। किशनगंज में एक्वेटिक डिजीज रेफरल लैब की जो है वो स्थापना की गई। 1 यूनिट फिश फीड मिल का हम लोग को मधीपुरा में देखने को मिला, और 2 यूनिट्स फिश ऑन व्हील्स के ये पटना के अंदर हम लोग को देखने को मिले। इसके अलावा फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा बिहार के अंदर देखने को मिला, राइट। तो हालांकि ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, फिश ब्रूड बैंक क्या होता है ये बस जान लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो टंकियां वगैरह जो होती है ना, टंकी मान के चलो बड़ी बड़ी टंकियां जो होती है पानी की, तो वो यहां पर रखी जाती है, उसके अंदर मछलियों को डाला जाता है, और यहां पर मछली जो है वो ब्रीडिंग करती है। और जैसे ही मछली ब्रीडिंग करके अपने अंडे छोड़ देती हैं, तो जो मछलियां जो है उनको निकाला जाता है, यानी कि इस प्रकार से जाला यहां पर डाल दिया जाता है, जो मछली पकड़ने वाला जाला होता है ना, उसको वहां पे डाल दिया जाता है, वहां पर ब्रीडिंग के लिए मछलियों को रखा जाता है। फिर जैसे ही मछलियां ब्रीडिंग कर लेती हैं, तो कुछ समय के बाद आकर यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि हाँ, मछलियों ने ब्रीडिंग कर ली है, और इनके जाले में मछलियों के अंडे जो है वो आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आराम से जालों को उठाकर जो है वो दूसरी पानी पर, जहां पर मछलियां नहीं है, वहां पर रख देते हैं, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, बड़ी मछली जो है जो ब्रीडिंग करती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो ब्रीडिंग जो कर रही है मछलियां, तो उनको अलग कर दिया, उनके बच्चों को यहां पर अलग कर दिया। तो इस प्रकार से फिश ब्रूड बैंक जो है वो यहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपर इस प्रकार से मत्स्य पालन, मछली का पालन जो है वो किया जाता है, और इन सब चीजों की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है इस स्कीम के तहत। तो ये सब चीजें हैं, और एक बड़े लेवल पर जो है ये हो रही है। स्पेशली हम लोग एक्सपोर्ट के थ्रू 1 लाख करोड़ रुपए 2025 तक फिशरी सेक्टर से अर्न करेंगे, जनरेट करेंगे। वो आपको याद रखना है, 55 लाख जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट फिशरीज और फिशरीज अलाइड सेक्टर पर निकलेंगी 2025 तक, यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यानी कि ये पोटेंशियल है इस फिशरी सेक्टर का। तो ये सब चीजें जो है वो आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे। 2 पॉइंट तो
डेफिनेटली स्टार मार्क करके रख लो, आपको करना है मतलब करना ही है। बाकी इस स्कीम से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही चीजें थी जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की यहां पर बात हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि इसका 73rd सेशन अभी रिसेंटली होस्ट किया गया है थाईलैंड के अंदर, और ये पहले न्यू दिल्ली के अंदर ये हम लोग को देखने को मिला था, राइट। यानी कि थाईलैंड जो है वो इसको होस्ट कर रहा है 73rd सेशन। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 6 रीजन हम लोग को टोटल देखने को मिलते हैं, उनमें से एक रीजन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का है। इसके अलावा अभी तुरंत आप जाओ अपने वर्ल्ड मैप के पास, आप जिस स्टडी रूम में पढ़ रहे हो आपके स्टडी रूम में एक बड़ा वर्ल्ड मैप होना चाहिए, अगर नहीं है तो चिपका लेना, और एक इंडिया मैप भी होना चाहिए बड़ा वाला एकदम। तो अब जाओ, चलो जाओ जल्दी फटाक से खड़े हो जाओ, वहां पे जाओ वर्ल्ड मैप के पास, और जैसे जैसे मैं नाम लूंगा कंट्री के वैसे वैसे उन कंट्रीज को देखो। तो ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन पर 11 कंट्रीज है। बांग्लादेश, उस पर हाथ रखते जाओ। भूटान, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्टे। तो ये 11 कंट्रीज है टोटल जो कि साउथ ईस्ट एशिया के रीजन पे आती है। तो अभी के लिए इतनी जानकारी जो है वो सफिशिएंट है, क्योंकि ये न्यूज में ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला था। अब बात हो रही है शिक्षक पर्व पहल के बारे में। इसको शिक्षक कर लेना, ये शिक्षक है, राइट। उसको मैं करेक्ट कर लूंगा अपने पीडीएफ में, आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी, यानी कि करेक्शन के साथ मिलेगी, राइट। तो आपको करने की आवश्यकता नहीं, पूरी चीज हो जाएगी। तो शिक्षक पर्व इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेकर आई है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एक वेबिनार जो कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, समावेशी और समान शिक्षा के ऊपर बेस्ड है एक वेबिनार। आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उससे पहले वो कौन सी मिनिस्ट्री थी, यानी कि किस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 8 सितंबर से 25 सितंबर के पीरियड में। यहाँ पर शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है और फोकस किया जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 की जो ये पॉलिसी है उसको आगे लेकर जाया जाए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिविल सर्विसेज में डेफिनेटली 100% पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में बाय चांस नहीं आए बट मेंस में तो जरूर आएगा ही आएगा, या फिर अगर प्रीलिम्स में भी आ सकता है, राइट। कोई भरोसा नहीं है, बट ये क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी यूपीएससी 2020 में इसके आने की संभावना काफी कम है, क्योंकि अभी अभी आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पूरी चीजें, राइट। बट मेंस में तो 100% है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये, राइट। तो 1 अगस्त 2020 के लेक्चर में अपन ने इसको कवर किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स के पास ये पीडीएफ आती है आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, तो आप जो है आपके सामने वीडियो खुल जाएगा और बिल्कुल उसी जगह से खुलेगा जिस जगह पे ये पॉलिसी जो है वो शुरू होती है। और जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ नहीं मिलती है आपको यूट्यूब के सर्च कॉलम पे सर्च करना है 1 अगस्त 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना है कमलाक्ष झा, और जो भी सबसे पहले वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा। इस वीडियो पर आपको 3 मिनट 17 सेकंड पे जाना है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपको मिल जाएगी, यानी कि टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसका एक अपडेट 3 अगस्त को भी मैंने बताया हुआ है, यानी कि एक एडिशन चीज है इसके अंदर, अपडेट है, तो वो 30 मिनट 28 सेकंड पे आपको मिल जाएगा 3 अगस्त के लेक्चर में, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं गाइस। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। एक पेटिशन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आई है। पेटिशन जो है वो ये कह रही है कि एंटायर पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को लीगल एंटिटी स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एग्री हुई है और अब इस पिटीशन पर जांच की जा रही है। अब आपको सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग में ये क्लियरिटी रखनी है कि लीगल एंटिटी क्या होता है, क्योंकि ये चीज पता लग जाएगी तो पूरा टॉपिक जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। लीगल एंटिटी का मतलब आसान भाषा में, अगर एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने, जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी ह्यूमन का मर्डर किया, ठीक है, तो ये सामने वाले व्यक्ति जो है इसके खिलाफ जो है वो सजा होगी इसको, और जज जो है वो इसको सजा सुनाएंगे। वैसे ही अगर एनिमल को लीगल एंटिटी का स्टेटस मिल जाता है, तो अगर इस व्यक्ति ने किसी एनिमल को मार दिया तो सेम वही जो मतलब जो पनिशमेंट है वो इस व्यक्ति को मिलेगी। समझ पा रहे हो? यानी कि ये लीगल एंटिटी जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर किसी को लीगल एंटिटी का स्टेटस मिल जाए, जैसे कि पास्ट में ऑलरेडी फॉरेस्ट को लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया जा चुका है, रिवर्स को दिया जा चुका है, और भी जैसे कि पास्ट में भी हालांकि एनिमल्स वगैरह को, बर्ड्स वगैरह को दिया जा चुका है ऑलरेडी। यानी कि उसको अगर मारा जा रहा है तो जो राइट्स ह्यूमन एंजॉय कर रहे हैं वो सेम राइट जो है वो सामने वाले के पास भी होगा, यानी कि जिसको भी लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया है। होपफुली आप समझ गए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश करी। तो ये डिमांड इसलिए उठ रही है क्योंकि आज की डेट में जो है वो बताया जा रहा है कि क्रूएल्टी जो है वो एनिमल के अगेंस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि एनिमल के अगेंस्ट जो है वो लोग उनको मार रहे हैं। आजकल तो देखो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब वगैरह का जमाना हम लोग को देखने को मिलता है। आज की डेट में आपको पता होगा कि व्लॉगर्स वगैरह होते हैं जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं अपने चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए, लाइक्स वगैरह बढ़ाने के लिए, इस प्रकार की हरकतें होती। तो कई बार ऐसा भी पाया गया कि ऐसे कुछ लोग
जो कि अपने यूट्यूब के व्यूज के लिए किसी एनिमल को डेंजर में डाल रहे थे। ये वाले केसेस भी सामने है, डेंजर में एज इन कि उस एनिमल को जो है वो पहले मारा मतलब क्रूअल तरीके से उसको कट लगा दिया उस एनिमल के बॉडी पे, यानी कि चाकू से कट कर दिया, और फिर ये दिखाने की कोशिश करी कि ये एनिमल है बेचारा, देखो ये तकलीफ में है, इसको मैं हेल्प कर रहा हूं, राइट। इस प्रकार की चीजें हुई हैं और बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड हुई हैं और लोगों ने ये हरकतें करी है। अपने पेट को, अपने खुद के पेट को जो है वो उसने छोड़ दिया किसी स्नेक के पास, स्नेक ने उस पेट को काट लिया और दिखाने की कोशिश करी कि अरे यार देखो ये स्नेक ने काटा और देखो स्नेक और पेट की क्या लड़ाई हो रही है, इस प्रकार की हरकतें। तो ऐसी जो चीजें हो रही हैं उन पर बेसिकली रोक लगाने के लिए एक तरह से, या फिर जो क्रूएल्टी एनिमल के टुवर्ड्स देखी जा रही है उसको खत्म करने के लिए ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है। और इसमें डिमांड यही उठी है कि एक एनिमल को लीगल पर्सनालिटी का दर्जा देना है। वही सेम चीज जो मैंने भी आपको समझाने की कोशिश करी थी लीगल एंटिटी में, कि जैसे एक पर्सनालिटी के राइट्स होते हैं, एक पर्सन के राइट होते हैं, वो सेम राइट जो होगा वो एनिमल्स के भी होंगे, राइट। और साथ ही साथ जैसे कि जो एनिमल जो है उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है और वो भी मुकदमा जो है वो चला सकते हैं, यानी कि वो खुद तो नहीं चलाएंगे, यानी कि उनके मतलब जो भी उस एनिमल के बिहाफ में कोई चलाएगा, बट हाँ ट्रीट बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा जैसे कि एक ह्यूमंस के बीच में जो मुकदमे चलते हैं सेम उसी तरीके से होगा ये, राइट। तो ये वाली चीज इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलेगी अगर ये पूरी चीज जो है वो एग्री हो जाती है तो। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन को कुछ इस तरह से देखा है कि आर्टिकल 21 जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि राइट टू लाइफ है। अब राइट टू लाइफ जो है, जिसमें वर्ड लाइफ जो है उस पर जोर दिया है। अब वर्ड लाइफ जो होता है वो सभी फॉर्म की लाइफ होती है, राइट, यानी कि सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं, एनिमल लाइफ भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इस प्रकार से इस पूरी चीज को जो है वो इंटरप्रेट किया। तो आपको आर्टिकल 21 से जो है वो इस टॉपिक को, एनिमल किंगडम को जो लीगल एंटिटी बनाया जा रहा है उसको आपको रिलेट करना आर्टिकल 21 के साथ, अगर बाय चांस मेंस में आ जाता है ये वाला टॉपिक तो, राइट। इसके अलावा डिमांड जो है वो क्यों उठी ऐसी, तो मैंने आपको बताया कि एनिमल के अगेंस्ट जो क्रूएल्टी हम लोग को देखने को मिल रही थी, तो उससे एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार की अब्यूज से और क्रूएल्टी से ये चीज जो है वो, ये कदम जो है वो उठाया गया पिटिशनर के द्वारा, राइट। और जो एनिमल्स के राइट है आज की डेट में बताया जाता है कि सिर्फ पेपर में ही हम लोग को देखने को मिलते हैं एनिमल्स के राइट, बट एक्चुअली में वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, ना उनका इन्फोर्समेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और पिटीशन के अंदर लीगल स्टेटस जो है वो एनिमल्स को अभी ऑलरेडी पास्ट में भी 2 वर्डिक्ट में दिया जा चुका है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर और उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर। तो ये भी चीज हम लोग ने रिकॉर्ड करी है, देखने को मिली है। अब आगे क्या हो रहा है, तो आगे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है सेंटर को और उनसे रिप्लाई मांगा है कि इस पूरे मुद्दे पर आपका जो है, आपकी क्या विचार है, आपके क्या जो है वो डिसीजंस है, तो आप रिप्लाई करो। तो ये रिप्लाई जो है वो सेंटर के से मांगा गया। और लीगल एंटिटी क्या होती है, तो ये डेफिनेशन एक बार आप पढ़ लीजिए लीगल एंटिटी की, बाकी मैंने पूरा आपको लीगल एंटिटी एक्सप्लेन कर दिया है कि एक नेचुरल पर्सन की तरह ही अगर कोई व्यक्ति एक्ट करता है या फिर कोई भी एंटिटी, वो उसको पूरा दर्जा जो दिया जाता है वो एक पर्सन का दिया जाता है। जो भी पर्सन जो भी राइट एंजॉय कर रहे हैं वो एंटिटी भी सेम वही राइट जो है वो एंजॉय करेगी, राइट। तो ये वाली चीजें हैं। और प्रीवियस जजमेंट कौन से देखने को मिले, तो 2018 में ऑलरेडी हरियाणा के अंदर जो लीगल पर्सन या फिर एंटिटी का स्टेटस एनिमल्स को दिया जा चुका है 2018 में। उत्तराखंड के अंदर 2017 में गंगा और यमुना नदी को दिया गया था। ये टॉपिक को मैंने डेली लेक्चर्स में कवर भी किया था। और जब ये दिया गया था तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस पर स्टे लगा दी थी, रोक लगा दी थी कि गंगा और यमुना पर जो है वो ये स्टेटस जो है वो नहीं देना है लीगल या फिर लिविंग एंटिटी का। इसके अलावा 2018 में उत्तराखंड के अंदर पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को लीगल एंटिटी का दर्जा दिया गया। जून 2019 में पास्ट में ही पंजाब और हरियाणा के अंदर बर्ड्स और एक्वेटिक लाइफ और जितने भी एनिमल्स हरियाणा के अंदर है तो उनको लीगल एंटिटी का स्टेटस जो है वो दे दिया गया, या लीगल पर्सन का स्टेटस भी दे दिया गया है। तो ये कुछ प्रीवियस जजमेंट है, उसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है, जिसके तहत अलग अलग, जैसे आप हरियाणा का नाम लिखो, हरियाणा का नाम लिखो, पंजाब का नाम लिखो आप, और उत्तराखंड का नाम लिखो, तो ये 3 का नाम आपको पता होना चाहिए, 3 स्टेट्स का, राइट, जहां पर एनिमल्स जो है वो लीगल एंटिटी का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उत्तराखंड के अंदर भी एनिमल भी है और उत्तराखंड के अंदर गंगा और यमुना को भी दिया गया था, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उनके उस डिसीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात हो रही है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स और वीपीआरपी के बारे में। वीपीआरपी यानी कि विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान्स के बारे में न्यूज में ये टॉपिक क्यों आया, थोड़ी देर से अपन इस पर आएंगे। पहले हम लोग काम की चीजें डिस्कस करते हैं जिससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्लान्स की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो देखो गाइस, आपको पता है कि ऑलरेडी पंचायती राज के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस में भी जो है ये इस बारे में पूछा जाता है, पंचायत के बारे में, राइट, ग्राम पंचायत वगैरह के बारे में, क्योंकि ये हम लोग को जो देखने को मिलता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन जो है
यानी कि जो पावर्स जो है वो नीचे स्तर तक जो गई हुई है, राइट, यानी कि लोअर लेवल तक, विलेज लेवल तक, तो ये पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके लिए काफी सारे क्वेश्चन, यानी कि आपकी इस नॉलेज को जानने के लिए काफी सारे क्वेश्चन आपके सामने पुट किए जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी चांसेस होते हैं डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने के। तो देखो, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की बात हो रही है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट का ये प्लान है, और ये प्लान तैयार किया जाता है, बताया जाता है कि 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में हर साल पीपल्स प्लान कैंपेन के तहत जो है ये कंडक्ट किया जाता है। यानी कि ये प्लान जो है वो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और ग्राम पंचायत के जो विलेजर्स जो हैं वो भी बिल्कुल इसमें, इस प्लानिंग में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्योंकि विलेज कैसा होगा, राइट, प्रॉपर उसके अंदर कुछ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैसा डेवलपमेंट लेकर आना है उसके अंदर, ये कब पता लगेगा, जब ग्राउंड लेवल पर लोग जब बताएंगे, लोग जब खुद अपनी समस्या बताएंगे कि हमें जो है वो ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये हमारी नेसेसिटी जो है वो नहीं पूरी हो पा रही है, राइट। तो वो प्लान का एक हिस्सा होता है, और हर साल ये कंडक्ट होता है, हर साल लोगों से पूछा जाता है कि आपको क्या क्या करना है, और बहुत बढ़िया तरीके से एक प्लानिंग की जाती है जिससे कि विलेज के अंदर वेरियस डेवलपमेंट्स जो है वो लाए जा सके, राइट। तो ये चीज है। तो लोकल बॉडीज पूरी कंट्री में हमारी, तो उनको वो ये प्लान को जो है वो प्रिपेयर करती हैं, और ये जो भी नीड हम लोग को देखने को मिलती है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स की, तो उसी के आधार पर जो है ये पूरा प्रिपेयर किया जाता है लोकल बॉडीज के द्वारा। और इसमें सिटीजन, मैंने भी आपको बता रहा था ना कि जो विलेज के जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो इनमें सिटीजन को लाया जाता है और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लाया जाता है, और ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जाती है कि आपको अवेयरनेस है कि नहीं इसके बारे में, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के बारे में हमने देखा ये कि ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए प्लान जो है वो तैयार किए जाते हैं। दूसरी बात, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, नाम से क्या समझ में आ रहा है, गरीबी जो है वो दूर करना है, रिड्यूस करना है, कहां पर, विलेजेस के अंदर। तो गरीबी दूर करने का ये प्लान है। तो ये पीपल्स प्लान कैंपेन की जो गाइडलाइंस होती है, और जो ज्वाइंट एडवाइजरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनके द्वारा इशू की जाती है, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो तैयार किए जाते हैं विलेजेस के अंदर, तो उनको कार्य दिया जाता है कि वो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर पार्टिसिपेट करें, और इस जीपीडीपी को, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स की प्लानिंग प्रोसेस करें, और प्रॉपर तरीके से विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान को प्रिपेयर करें। तो ग्राउंड लेवल पर किसका काम हुआ पूरी चीज प्रिपेयर करने का, जो मैंने आपको बताया था कि गांव के लोग ही और उनके रिप्रेजेंटेटिव ही, यानी कि वो एक ग्रुप है गांव का, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो ही गांव गांव के अंदर, यानी कि वेरियस अपने जो गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत करके इस फैसले पर आते हैं कि गांव के अंदर क्या डेवलपमेंट करना है, क्या नई नई चीजें जो है वो लेकर आनी है, राइट। तो ये इस पर डिस्कशन होता है पूरा, और किस प्रकार से गांव में गरीबी को दूर करना है, जो गांव के अंदर क्या ऐसी चीज लाई जाए जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, अर्न कर सके, राइट, उनका लाइवलीहुड जो है वो अच्छे से हो सके, राइट। तो इन सब चीजों पर फोकस किया जाता है, फिर एक प्लान तैयार किया जाता है। और ये जो हम लोग को देखने को मिलता है विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड प्लान होता है जिसको लिंक कर दिया जाता है या इंटीग्रेट कर दिया जाता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के साथ। तो ये दोनों चीज जो है वो इकट्ठा ही कंडक्ट की जाती है, और हर साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पीरियड में हर साल ये हम लोग को देखने को मिलती है, गांव गांव में ये पूरी प्लानिंग की प्रोसेस जो है वो कंडक्ट की जाती है। और जो डिमांड होती है ये बेसिकली 5 कैटेगरी, हालांकि यहाँ पे लिखी हुई है, बट है 6 कैटेगरीज इन टोटल, राइट, क्योंकि मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया था पीआईबी से, तो पीआईबी में ये 6 कैटेगरी ही मेंशन्ड है, बट है ये 5 लिखा हुआ है, क्योंकि 5 मेजर इसलिए क्योंकि 2 कैटेगरी जो है वो इंटरलिंक्ड जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो बात करेंगे हम लोग सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेश, यानी कि सोसाइटी को इसमें इंक्लूड करना है, लोगों को इंक्लूड करना है इस पूरी प्रोसेस के दौरान, राइट, क्योंकि लोगों को इंक्लूड करेंगे तभी तो उनकी डिमांड के बारे में पता लगेगा, उनकी जरूरतों के बारे में पता लगेगा, राइट। तो उनको इंक्लूड करना है, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर बनाना है, क्रिएट करना है, जैसे कि इस वहां का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो पूरी जो रियलिटी जो सिचुएशन है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी जो है वो मेंशन करके अथॉरिटीज को प्रोवाइड करा सके, लोकल बॉडीज को जो है वो प्रोवाइड करा सके ये पूरी जानकारी, जिससे कि एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लिए जा सके वहां पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, राइट। इसके अलावा इंटाइटलमेंट्स, पात्रता की, इसमें अलग अलग जो लोग हैं, जैसे कि यहां पर बात हो रही है, हमने बात करी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान की, तो उनको वेरियस स्कीम मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसको इंश्योर किया जाता है, नहीं मिल रही तो उनके लिए स्कीम जो है वो अलॉट की जाती है, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत ये वाली जो स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन, एनएसएपी नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना,
उज्ज्वल स्कीम, राशन कार्ड है कि नहीं उनके पास, तो ये पूरी चीज जो है वो चेक की जाती है और उसके बाद जो है उनकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद उनको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा लाइवलीहुड फोकस किया जाता है, वहां पर वेरियस एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेरियस चीजों को, जैसे कि उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी, यानी कि ऐसी उनके लिए व्यवस्था कर दी जिससे कि वो अर्निंग कर सकें, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड जो है वो क्रिएट की जाती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है कि नहीं है, अगर है तो उसको रिनोवेट किया जाता है कि अगर रिनोवेशन की आवश्यकता है तो, राइट, जिससे कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए पब्लिक गुड एंड सर्विसेज के लिए। यानी कि वहां पे अगर रोड, इसको ऐसे समझो, अगर गांव के अंदर रोड नहीं होंगे तो गांव के अंदर बेसिक जो नीड्स है वो नहीं फुलफिल हो पाएंगी लोगों की, क्योंकि सामान जो है वो नहीं आ पाएगा, राइट। तो रोड्स वगैरह वहां पे तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, याद आ रहा है वो वाली चीज, इसको आप उससे भी लिंक करके इस प्रकार से एग्जांपल लिख सकते हो अपने मेंस के आंसर में। रिसोर्स डेवलपमेंट, वहां पर वेरियस रिसोर्सेज जो है उसका डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और भी दूसरे लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उन वहां पर उनके प्रोटेक्शन के लिए और भी उनको बेटर बनाने के लिए इस पर जो है वो काम किया जाता है। ये डेवलपमेंट होता है गांव के अंदर। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। प्लान्स इस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं कि जो गांव के जो सोशल जो इश्यूज हैं उसको भी टैकल किए जा सके, जो सामाजिक जो मुद्दे हैं उसको भी रिजॉल्व किए जा सके। तो ये प्लान जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है गांव के अंदर, गांव की इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली और पूरी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। गरीबी को दूर करना इसका मेजर फोकस होता है कि गांव के अंदर गरीबी दूरी हो, गांव के अंदर डेवलपमेंट हो, गांव के अंदर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, गांव के अंदर वेरियस रिसोर्सेज हो जिसके तहत गांव के लोग जो है वो अपनी लाइवलीहुड को बेटर बना सकें। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में टाइम लिया, यानी कि आपको थोड़ा समझाने के लिए कि एक एक चीज जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल हिट करे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये जो पूरा टॉपिक है ये अभी न्यूज में क्यों आया था तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये न्यूज में क्यों टॉपिक हम लोग को देखने को मिला था। तो अभी कोरोना वायरस के समय पे दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन्होंने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया है, जिसके तहत जो हमने बात करी ना सेल्फ हेल्प ग्रुप की अभी, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव गांव पे जाकर, यानी कि वो गांव का ही सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी कि वो लोगों के पास जा जाकर उनकी डिमांड के बारे में पूछेंगे, उनकी नीड्स के बारे में पूछेंगे और प्लान जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इस चीज के लिए इनको ट्रेनिंग देने के लिए जो है वो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है और ये पार्टनरशिप के साथ शुरू किया गया है नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। तो इनके साथ जो है वो मिलकर जो है वो शुरू किया गया है ये। बट हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट मेनली जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो अपन ने डिस्कस कर ली है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये टॉपिक न्यूज में क्यों है थोड़ी देर से आएंगे इसमें, पहले बात कर लेते हैं इस मिशन के बारे में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें फोकस किया जाता है हमारी कंट्री की जो देसी गाय हैं, इंडिजीनियस बोविन ब्रीड जो हमारी कंट्री की है, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको डेवलप करना। डेवलप करने से क्या मतलब हुआ, तो आप लोग जानते हैं आज की डेट में साइंस इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग को देखने को मिलती है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो जो एनिमल है उसको और बेटर बनाने के लिए उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, उसकी जीन्स में कुछ चेंजेस करते हैं। तो यहां पर वही चीज है, जीन्स यानी कि जो स्पीसीज है उनके जीन्स को चेंज किया जाता है, जेनेटिकली उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनको और बेटर बनाने पर फोकस किया जाता है। यानी कि जो ब्रीड्स हैं वो आने वाली, यानी कि गाय के जो बच्चे हैं वो ऐसे निकले जो कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें और अच्छे हों, राइट, तो हेल्दी हम लोग को ये देखने को मिले। तो इस पर जो है वो काम करने के ऊपर ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। सिर्फ ये मिशन इसी पर आधारित नहीं है, इस मिशन में और भी काफी फीचर्स हैं और भी काफी वेरियस चीजें हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। 2014 में सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड ये हम लोग को देखने को मिला था। बोविन ब्रीडिंग यानी कि हमारी देश की जो देसी गाय है उनकी ब्रीडिंग, उन पर फोकस करना, राइट, और साथ ही साथ डेयरी डेवलपमेंट, जो मिल्क सेक्टर है, जो डेयरी सेक्टर है उस पर फोकस करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन कर सकें, राइट। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, इस मिशन के फोकस क्या है, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना हमारी कंट्री की देसी गायों को, राइट, उनका डेवलपमेंट करना, विकास करना, ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लेकर आना कि अच्छी ब्रीड जो है वो गायों की देखने को मिल सके, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ये चीज याद होनी चाहिए आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे पूरी एक एक चीज है, और नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल को अपग्रेड करना। अब नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल क्या होती है, यानी कि ऐसी गाय जिसमें कुछ कमियां हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स है ऐसी गायों में, तो उनको अपग्रेड किया जाता है। कैसे अपग्रेड होगा ये, तो उन गायों को ब्रीड करवाया जाता है बुल्स के साथ जो कि हाई क्वालिटी के हम लोग को देखने को मिलते हैं, इलीट हम लोग को देखने को मिलते हैं। इलीट इंडिजीनियस ब्रीड जो होती है, जैसे गिर हो गई, सहीवाल हो गई, रथ, दियोनी, थारपरकर,
रेड सिंधी, राइट। तो ये सब जो है वो कैटेगरीज हमारी बोवीन की हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि मवेशी कैटेगरी है ये। तो इनकी जो हाई क्वालिटी वाली जो ब्रीड्स होती हैं उनको, जो लो क्वालिटी की बात करें या फिर जो उतनी बेटर नहीं होती, तो उनके साथ ब्रीड कराया जाता है, राइट, जिससे कि उनके जो बेबीज हो, ऑफस्प्रिंग हो, वो और बेटर जो है वो हाई क्वालिटी के देखने को मिले। अब देखो, ये तो हर बार चांसेस नहीं कि जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे यानी कि उनके जो बच्चे होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे। इस पर काम करते हैं फिर साइंटिस्ट रिसर्चर्स कई बार ऐसा भी करते हैं कि वो आर्टिफिशियली जो बुल का जो सीमन जो होता है, वीर्य जो बुल का हम लोग को देखने को मिलता है सीमन, तो उसको आर्टिफिशियली जो है वो गाय में इंजेक्ट कर देते हैं, राइट, जिससे कि जो गाय का जो बेबी हो वो हेल्दी हो और अल्टीमेटली हमारे जो डेयरी सेक्टर है उसका इनहेंस जो है वो हो सके। क्योंकि जब कैटल जब आएंगी, गाय वगैरह जब हम लोग को देखने को मिलेंगी और रिच क्वालिटी की होंगी, तो मिल्क भी उनका जो होगा वो रिच हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा डिजीज फ्री हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके अलावा ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट की जा रही है, तो इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा, जिसको लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और स्टेट गौ सेवा आयोग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्पॉन्सर करते हैं प्रपोजल को इसके स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के, और ये मॉनिटर करते हैं कि पूरा जो प्रपोजल है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी कि इस मिशन जो है वो प्रॉपर तरीके से इस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हर एक चीज जो है वो मॉनिटर की जाती है स्टेट गौ सेवा आयोग के द्वारा, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और पार्टिसिपेटिंग एजेंसी के तौर पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और काफी सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, NGO, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गौशाला, तो ये सब जो है वो पार्टिसिपेटिंग एजेंसी के तौर पर भी जो है वो इस मिशन के लिए काम करते हैं, राइट। तो इसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और इसमें गोकुल ग्राम ये भी पूछा जा सकता है, गोकुल ग्राम क्या होते हैं? तो गोकुल ग्राम जो होते हैं गाइस, ये इंटीग्रेटेड इंडिजीनियस कैटल सेंटर होते हैं और ये गोकुल ग्राम कहलाते हैं। आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर ये गोकुल ग्राम है और इस ग्राम के अंदर पूरी चीजें होती हैं, हर एक चीज होती है, जैसे कि गाय का जो चारा होता है उसकी भी अवेलेबिलिटी होती है, अच्छी गाय जो है उनकी ब्रीड्स यहां पर होती हैं, राइट। और ना ही सिर्फ अच्छी गाय, बल्कि जो गाय की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है वो भी यहां पर होती है। और इन सेंटर्स के थ्रू गायों को जो है वो किसानों को दिया जाता है, यानी कि जो किसान जो होते हैं ना दूध वाले, आप लोग को पता होगा कि जो लोग जो है वो इस मिल्किंग वगैरह एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको ये चीज जो है वो दी जाती है, राइट। जिससे कि आपको पता है कि हमारा टारगेट ये भी कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना। तो यहाँ पर ये सब हाई क्वालिटी की, रिच क्वालिटी की जब गाय किसानों को दी जाती है, तो किसान अपने एग्रीकल्चर के साथ ही साथ इस एक्टिविटी पर भी, यानी कि गाय वगैरह का दूध निकाल के भी एक्स्ट्रा अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसानों को बुल्स दी जाती है, आपको पता होगा खेतों को जोतने के लिए बुल्स की आवश्यकता होती है, कैटल रियरिंग जो जिसको आपने सुना होगा नाम, है ना। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें हाई क्वालिटी की बुल्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है किसानों को। तो ये कुछ चीजें हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। और ये कहां कहां पर स्टैब्लिश हम लोग को देखने को मिलती है गोकुल ग्राम, तो ये आपको शहर के बाहरी एरिया पर देखने को मिलेगी, जहां पर शहर की गाय हैं उनको रखा जाता है, राइट। और इसके अलावा नेटिव ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलती है, देशी प्रजनन पथ के तौर पर, यानी कि यहाँ पर कैटल्स वगैरह जो है वो ब्रीडिंग करती हैं। तो इस प्रकार का एक सेंटर जो है वो क्रिएट किया जाता है, यहाँ पर बुल्स होते हैं, काउस वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, ऑक्स और काउस। और आगे की बात करें इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है गोकुल ग्राम्स की, तो ये इंडिजीनियस ब्रीड के डेवलपमेंट का एक सेंटर होता है, उसकी तरह ये काम करता है। क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया कि यहाँ पर काउस होते हैं, बुल्स होते हैं, जो कि ब्रीड करने के पर्पज के लिए होते हैं, तो ये ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर काम करती है, राइट, पहला पॉइंट। और यहाँ पर हाई क्वालिटी की जेनेटिक ब्रीडिंग जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, इसी के तहत, ब्रीडिंग ट्रैक्ट के तहत, हाई क्वालिटी। वही चीज मैंने भी आपको बताई थी कि किसानों को भी इसकी आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपनी इनकम को भी डबल कर सकें, सेकेंडली उनके खेत में भी जो है वो हाई क्वालिटी के बुल्स उनको मिल सकें। और ये गोकुल ग्राम से इकोनॉमी भी जनरेट होती है, क्योंकि इस ग्राम में इतनी सारी गाय होती है, तो यहाँ पर मिल्किंग यानी कि मिल्क वगैरह भी गाय से निकाला जाता है, राइट। और उस मिल्क को जो है वो बाजारों में बेचा जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर हम लोग को देखने को मिलता है, गाय वगैरह जब गोबर करती है तो मैन्योर जो है वो बनता है, उस मैन्योर को जो है वो बेचा जाता है, राइट। तो ये एक गोकुल ग्राम है, ये ना ही सिर्फ वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड, या फिर ऐसा बोलूं कि मैं ना ही सिर्फ गायों को रखता है, उनके डेवलपमेंट पर काम करता है, बल्कि इकोनॉमी भी, इनकम भी जो है वो यहां से जनरेट होती है, ये सब चीजों को बेच के, ऑर्गेनिक मैन्योर को बेच के, वर्मी कंपोजिटिंग को बेचकर, यूरिन डिस्टिलेट्स, क्योंकि गाय का यूरिन वगैरह भी आपको पता होगा काफी इंपॉर्टेंट होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह में भी उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बायोगैस के पर्पज के लिए, हाउस कंजप्शन के लिए, और साथ ही साथ एनिमल्स के प्रोडक्ट को भी यहाँ पर सेल किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि गोकुल ग्राम सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के लिए काम नहीं करता है, बल्कि उसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमी जनरेट करने का भी इसका काम होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन सीतो ट्रेनिंग
सेंटर भी हम लोग को देखने को मिलता है फार्मर्स के लिए, ब्रीडर्स के लिए, मैत्री के लिए, यानी कि मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। तो ये इन सभी के लिए जो है वो एक एज अ ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर भी ये काम करता है। फार्मर्स को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि फार्मर जो है वो किस प्रकार से गायों को मेंटेन करें, मैनेज करें, कि किस प्रकार से उनको, जैसे कई बार गाय वगैरह को कोई बीमारी लग जाती है, डिजीज हो जाती है, तो उस दौरान भी कैसे मैनेज किया जाए जिससे कि गाय वगैरह को, यानी कि उनके जो पेट्स है, क्योंकि ये तो उनके पेट ही हुए, तो उनको जो है वो डिजीज ना लगे, राइट। तो ये सब चीजें होती है, और किस प्रकार से अच्छी क्वालिटी की गाय वगैरह उनको प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर सके। और गोकुल ग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी की ही गाय नहीं होती है, यानी कि दुधारू, जो कि मिल्क वगैरह जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है, मिल्च वाली गाय नहीं होती है, बल्कि अनप्रोडक्टिव एनिमल भी होते हैं। ये 60-40 के रेशियो में होते हैं, राइट। और यहां पर एक गोकुल ग्राम के अंदर 1000 के आसपास गाय को या फिर बोविन स्पीसीज को रखने की कैपेसिटी होती है। और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर पूरी की पूरी अवेलेबल होती है। और यहीं पर ही जो है वो फॉडर प्रोडक्शन, यानी कि उनकी जो चारा वगैरह जो होता है गायों के लिए, गाय खाती चारा है ना, तो वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, राइट। और मेट्रोपॉलिटन गोकुल ग्राम जो होता है वो फोकस किसके ऊपर करता है? जेनेटिक अपग्रेडेशन अर्बन कैटल का, यानी कि जो शहरी एरिया पर जो गाय वगैरह चलती है तो उनको जेनेटिकली जो है वो अपग्रेड किया जाता है और बेटर जो है वो बनाया जाता है। तो ये पूरी चीजें हैं ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर, ये जो चीज हमने देखी पूरी। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली उद्घाटन किया है कुछ चीजों का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर, जैसे कि सीमन स्टेशन बिहार में हुआ है। सीमन स्टेशन यानी कि यहाँ पर जो सीमन वगैरह जो होते हैं, वीर वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर रखे जाते हैं, हाई क्वालिटी के वीर, और उस पर काम किया जाता है। उस पर यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब, यानी कि इस जगह पर जो है वो पूरा काम किया जाता है। जो मैंने अभी आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात कर रहा था ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग की अभी हम लोगों ने बात करी कि बेटर अपग्रेड कैसे किया जाता है, तो यहीं पर ही इसी लैबोरेटरीज में किया जाता है जो कि पटना में स्टैब्लिश हुई है। सेक्स सॉर्टेड सीमन इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय बरौनी मिल्क यूनियन, तो ये बिहार में है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो मैंने भी आपको बताया था कि साइंटिस्ट रिसर्चर आजकल क्या करते हैं, जो गाय हैं उनको आर्टिफिशियली जो है वो उनकी बॉडी में सीमन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं जिससे कि हाई क्वालिटी जो बेबीज हैं या फिर ऑफस्प्रिंग हैं उनके निकल कर आए, सामने आए। क्योंकि मैंने भी आपको बताया था ना कि हर बार पॉसिबल नहीं है कि अगर आप हाई क्वालिटी के बुल को रखो और लोअर क्वालिटी की अगर मान लेते हैं काऊ है तो वो अगर ब्रीड करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हर बार ये नहीं होगी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, बेबी होगा, वो हाई क्वालिटी का ही होगा। बट ये पॉसिबिलिटी कब हो जाती है? जब साइंटिस्ट रिसर्चर आर्टिफिशियली ये सीमन जो है वो एंटर करवाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उस सीमन को पहले इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जो बेबी, जो ऑफस्प्रिंग निकले, वो पॉसिबिलिटी यही हो कि वो हाई क्वालिटी का ही निकले, उसका बर्थ जो हो वो हाई क्वालिटी का ही हो। तो ये कुछ चीजें देखो आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, इस प्रकार से हम लोग चीजें जो है वो देख रहे हैं, राइट। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक, एंड पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। अराइज की यहाँ पर बात हो रही है। इस टॉपिक को हालांकि पहले भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है, आत्मनिर्भर भारत अराइज को, अटल न्यू इंडिया चैलेंज ये लॉन्च हो गया है, इसलिए अब ये टॉपिक न्यूज में आया है। पहले हमने बात करी थी कि ये लॉन्च होने वाला है, तब देखा था कुछ समय पहले हम लोगों ने। तो देखिए गाइस, यहाँ पर फोकस किसके ऊपर किया जाता है कि हमारी जो इंडिया का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स हैं, तो वो रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर बेस्ड हो। फोकस इसी पर किया जाता है कि रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर बेस्ड जो है ये हमारे स्टार्टअप सामने है। तो और इस पर जो है वो फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। फंडिंग के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है कि 50 लाख रुपए तक का सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए क्योंकि रिसर्च बेस्ड इनोवेशन ही जो है वो सामने लाए। यानी कि कोई भी अगर एक स्टार्टअप आ रहा है तो स्टार्टअप को शुरू होने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च जो है वो की जाए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार्टअप अभी लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज की डेट में हर दिन आप देखोगे स्टार्टअप खुलते हैं और हर दिन स्टार्टअप जो है वो बंद हो जाते हैं। द रीजन बीइंग उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती। बट यहां पर कहा जा रहा है कि अगर किसी स्टार्टअप के बैकग्राउंड पे पूरी रिसर्च करके उसको लाया जा रहा है तो ऐसे रिसर्च को जो है वो प्रमोट किया, यानी कि स्टार्टअप को प्रमोट किया जाता है। उनको 50 लाख रुपए तक का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो सामने लाए और वो वेरियस इनोवेशन जो है वो करें, यानी कि आगे जाकर नए नए अपने प्रोडक्ट जो है वो ऐसे निकालें जो कि ह्यूमंस के लिए जो है वो हेल्पफुल हो, सिटीजन्स के लिए जो है वो हेल्पफुल हो, उनकी बेसिक नीड, बेसिक डिमांड्स को जो है वो फुलफिल कर सकें। और इसको किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इसरो के द्वारा, और 4 मिनिस्ट्री और भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और भी काफी सारी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जो कि फोकस करेंगी इनोवेटिव सोल्यूशन के ऊपर, राइट। यानी कि जो भी सेक्टोरल प्रॉब्लम्स है उसकी इनोवेटिव सोल्यूशन के ऊपर फोकस करने वाली इंडस्ट्रीज भी यहां पर है, जो कि सपोर्ट करेंगी स्टार्टअप्स को, कि ऐसे स्टार्टअप सामने आए जो कि ह्यूमंस वगैरह के लिए और या फिर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करें। आगे की बात करेंगे, साउथ इंडिया के अंदर पहली हम लोग को और कंट्री के अंदर दूसरी किसान ट्रेन देखने को मिल रही है। इंडिया की दूसरी किसान ट्रेन है,
पहली किसान ट्रेन के बारे में हम लोगों ने 10 अगस्त 2020 को डिस्कस किया हुआ था। इस लेक्चर के 45 मिनट 38 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। इस समय हमने डिस्कस किया था कि पहली किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चली है और हरी झंडी इसको मिली है महाराष्ट्र की देवाली से और ये पहुंची है दानापुर बिहार के अंदर। तो इन दो लोकेशन के बीच में ये ट्रेन जो है वो चल रही है। और अब दूसरी ट्रेन साउथ इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश से लेकर न्यू दिल्ली के बीच में हम लोग को देखने को मिल रही है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर न्यू दिल्ली के बीच में, राइट। और ये फोकस किस पे करेगी ट्रेन? रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के ऊपर इसका फोकस होगा, रूरल और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को मजबूत करने के ऊपर, राइट। और फोकस किसके ऊपर किया जाता है? फार्म प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। क्योंकि देखो अब जो भी फल है, सब्जी है, क्रॉप्स वगैरह, यानी कि जो हम लोग को देखने को मिलता है इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो ऐसी जो चीजें होती हैं ये पेरिशेबल होती है। जैसे कि फल की बात कर लो, अब आपने फल अपने डाइनिंग टेबल पे रखा बाजार से लाके, आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, क्या हुआ? फल आपका 7 दिन में सड़ जाएगा। तो ये सब क्या है? पेरिशेबल कमोडिटी है। लॉन्ग डिस्टेंस इनको जो है वो ट्रैवलिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। इनको अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कराना है तो प्रॉपर कूल्ड एनवायरमेंट होना चाहिए, रेफ्रिजरेटेड एनवायरमेंट होना चाहिए। तो अभी जो ये ट्रेनें चल रही हैं ये इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसकी जो कोचेज है वो रेफ्रिजरेटेड है, जहां पर आराम से सब्जियां वगैरह, फूड जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाया जा सकता है बिना खराब हुए, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा, रूरल इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है रूरल इकोनॉमी को ही सपोर्ट करता है काफी ज्यादा, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब बात करेंगे जिज्ञासा की। जिज्ञासा ये वाली जिज्ञासा नहीं, मैंने गूगल पे सर्च किया जिज्ञासा तो ये कुछ आया, ठीक है। ये वाली जिज्ञासा नहीं, अभी आपको ये वाली जिज्ञासा पर फोकस करना है जब तक अभी आपका एग्जाम नहीं निकल जाता, ठीक है। तो जिज्ञासा पे हम लोग बात करेंगे। जिज्ञासा स्टूडेंट साइंटिस्ट को कनेक्ट करने का एक प्रोग्राम है जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। इसको CSIR के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है केंद्र विद्यालय संगठन के कोलैबोरेशन के साथ। अब देखो ये है क्या, सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, जो बच्चे हैं स्कूल के उनको साइंटिस्ट के साथ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि बच्चे जो हैं और साइंटिस्ट हैं वो आपस में बातचीत करें। साइंटिस्ट जाएं बच्चों के पास और उनको वेरियस चीजों के बारे में प्रैक्टिकली करके दिखाएं, बताएं। क्योंकि छोटे बच्चे जब प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं तो उनको चीजें और आसानी से, उनको कंसेप्ट्स और आसानी से जो है वो उनके दिमाग में क्लियर हो जाते हैं, राइट। क्योंकि ये चीज मेन इंपॉर्टेंट होती है डेवलपिंग एज में, क्योंकि जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है तब उसको चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और वो भी बिल्कुल अगर वो सामने देखे, क्योंकि आज पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, आज की रेट में तो फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि पूरी मतलब ये सब है, टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी बढ़ गई है, एडवांस हो गई है। ये क्लासरूम जो है वो डिजिटल क्लासरूम बन गया है, बट हर जगह ये चीज नहीं है अवेलेबल। आप भी जानते हो ये सब चीज अभी भी हम लोग हालांकि डिजिटली इंप्रूव कर रहे हैं, बट अभी भी पीछे हैं और थोड़ा सा हम लोग को फास्ट होने की आवश्यकता है। सो बस इसमें यही चीज पर फोकस किया जाता है कि कनेक्ट किया जाए स्कूल स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट के साथ, जिससे कि स्टूडेंट के क्लासरूम की लर्निंग जो है वो प्लान्ड रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग जो है वो बन सके। यानी कि साइंटिस्ट जो है वो इस प्रकार से जो है वो प्रैक्टिकली चीजों को करके दिखाएं स्टूडेंट्स को, और उनको जो है वो एक विजन जो है वो उनके माइंड में जो है वो क्रिएट करें, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड की तरफ और आगे बढ़े और क्लियरिटी से जो है वो उनको चीजें समझ में आए, राइट। तो ये है मेन चीज, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। रफाल एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें, और रफाल एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में आ चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है, हालांकि अपन ने इसमें पहले भी डिस्कस किया था रफाल एयरक्राफ्ट के बारे में, तो इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मली जो है वो रफाल एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट कर लिए हैं, यानी कि हमारे पास जो है वो शामिल हो गए हैं रफाल एयरक्राफ्ट 10 सितंबर 2020 को, यानी कि परसों के दिन। और ये 17 स्क्वाड्रन, जिसको गोल्डन एरोस के नाम से जाना जाता है, उसका पार्ट होंगे। पहले 5 इंडियन एयरफोर्स रफाल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 27 जुलाई 2020 को आ गए थे हमारी कंट्री में। और ये एयरक्राफ्ट जो है वो किसके हैं? फ्रांस के, राइट। तो इसकी हम लोग बात करें कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो फ्रेंच ट्विन इंजन और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। डिजाइन और बिल्ड किया गया है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा, और प्रोड्यूस किए जाते हैं ये फ्रांस की एयरफोर्स और फ्रांस की नेवल फोर्स दोनों के द्वारा ही। और इंडिया ने 59,000 करोड़ रुपए की डील जो है 2016 में करी थी फ्रांस के साथ, यानी कि डसॉल्ट एविएशन के साथ, राइट। ये किस पर्पस के लिए किया गया था कि हम वहां से 36 रफेल जेट्स जो है वो मंगवाएंगे, खरीदेंगे। तो ये 59,000 करोड़ रुपीस की डील थी। और बताया जा रहा है कि इंडिया चौथी कंट्री की लिस्ट में अब आ गई है, फ्रांस, इजिप्ट और कतार के बाद, जिनके पास ये रफाल है। और काफी शानदार ये हम लोग को देखने को मिलता है, बीस्ट है ये, काफी शानदार है ये, मतलब बेहतरीन है एकदम। और ये अपना लास्ट टॉपिक था आज। एंड होमवर्क देने से पहले मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए
और तो इसके लिए आप मंथली पैकेज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल रेट में ये मंथली पैकेज है। न्यूज़पेपर की कॉस्ट से भी कम ये रेट आप लोगों के लिए रखा गया है। मंथली पैकेज के अंदर आपको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप जानते हो कि रेगुलरली करंट अफेयर्स इतना ज्यादा आता है, अगर आप नोट्स बनाते रहोगे पढ़ने के बाद तो पूरा दिन आपका निकल जाएगा। तो आप मेन फोकस करो जनरल स्टडीज के टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में। नोट्स मैं आपके रेडी करके यहाँ पे प्रोवाइड करा के आपको दूंगा, और रेगुलर आपको डेली आपके ईमेल्स पर रेगुलरली लेक्चर्स की पीडीएफ्स आती हैं। पूरा मटेरियल आपको दिया जाता है, इसमें डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है। कल के दिन संडे है, कल के दिन हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में न्यूज को कवर करते हैं, तो वो वाला भी जो एमसीक्यू फॉर्मेट की न्यूज की पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है। कल के दिन संडे है तो कल के दिन आपको जो पूरे हफ्ते पिछले हफ्ते के जितने भी करंट अफेयर्स के जो वीडियोस आए हैं या फिर जो भी पीडीएफ आपको मिली है उसका एक सिंगल कंपाइलेशन मिलता है, यानी कि एक ही सिंगल कंपाइलेशन ये आपके रिवीजन के लिए होता है, वीकली रिवीजन के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली सिर्फ लेक्चर को ध्यान से देखना है, कंसेप्ट समझने हैं, और फिर देखने के बाद आप आराम से अपना जनरल स्टडीज का टॉपिक कवर करो, ऑप्शनल कवर करो। फिर रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले जो डेली आपके पास पीडीएफ आती है उस पीडीएफ को रिवाइज कर लो। तो ये आपका क्या हो गया, डेली का रिवीजन हो गया। अब संडे के दिन आपके पास क्या आती है, वीकली पूरे हफ्ते की पीडीएफ आती है, तो ये क्या हो गया, आपका वीकली रिवीजन हो गया। ये दूसरी बार आपने एक टॉपिक को रिवाइज कर लिया। तीसरी बार सेम ऐसे ही महीने का एक सिंगल पीडीएफ आपको मिलता है जिसमें पूरे महीने की न्यूज होती है, ये आपका हो जाता है तीसरा रिवीजन। एक टॉपिक को अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया तो ये मान के चलो कि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हो गई। आप काफी सारे स्टूडेंट से जो है वो आगे ऑलरेडी निकल ही चुके हो, आपने पीछे छोड़ दिया है काफी सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि लोग रिवीजन नहीं कर पाते, मेमोराइज नहीं कर पाते। मैं आपका अगर आप रेगुलरली मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई चीजों को उसी दिन फॉलो करोगे, रेगुलरली लेक्चर देखोगे, उसी दिन फॉलो करोगे, तो जैसा मैं हमेशा रोज के लेक्चर में आप देखते हो नीचे पट्टी चलती लिखा रहता है कि मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन होना, तो वो सत्य है। एक टॉपिक को 3 बार पढ़ लोगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, 100% होगा। और यही तो इस एग्जाम की डिमांड है, कोई किसी भी आप देखिएगा, और बट लोगों को टाइम नहीं मिल पाता। तो यहां पर इस प्रकार से आपको चीजें दी जाती है कि आप अगर इसी प्रकार से चलेंगे तो सक्सेस जो है वो 100% होनी है। और मैंने आपको बताइए कि अगर आप सिर्फ रेगुलर लेक्चर भी फॉलो करो, सिर्फ रेगुलर लेक्चर और सिर्फ बताए गए होमवर्क ही अगर आप फॉलो कर लो तो प्रीलिम्स तो आपका 100% ही निकल जाएगा, राइट। और इसके अलावा सेम वैसे ही मंथली कंपाइलेशन मिल जाता है। और इतना ही नहीं, आपको जैसे ही मंथ खत्म होता है उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ आती है, यानी कि ऐसी पीडीएफ जो कि जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हो। और क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो मोबाइल पे पढ़ना जो है वो उनके लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है कभी कभार, तो वो प्रिंट आउट करा के अपने पास जो है वो ऑफलाइन भी रख सकते हैं। और ये वाली जो पीडीएफ होती है मैं कोशिश करता हूँ 100 पेजेस से कम में रखने की, बट क्वाइट पॉसिबल कभी कभी जिस महीने न्यूज ज्यादा आ गई तो हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका अगर आपको सैंपल देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखिएगा, एक लिखा रहेगा वहां पर जनवरी 2020 टू जुलाई 2020 की मैगजीन के लिए वो वाला जो लिंक रखी होगी वहां पे, यूट्यूब की जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप सैंपल देख लो। अगस्त का सैंपल बताया हुआ है, अगस्त मंथ की मैगजीन का। और वहीं पर ही आपको ये भी बताया हुआ है कि आप जो है वो जनवरी से लेकर जुलाई 2020 की पीडीएफ भी जो है पुरानी, यानी कि पुराना स्टडी मटेरियल जो है वो भी आपको मिल सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको 300 रुपीज में पूरा 7 महीने का पूरा कंप्लीट जो है वो मटेरियल आपको मिल जाएगा। और बाकी अगस्त से हर महीने 100 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। आप अगस्त टू दिसंबर जो है वो एक साथ भी ले सकते हैं, या जो भी आपको जैसे ठीक लगे वो आपके ऊपर है, इसमें कुछ नहीं है। और ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग को जानकारी देनी थी। और चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और इसी नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है, और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। होमवर्क्स की बात करें, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पहला होमवर्क, इसको पढ़िए अच्छे से। दूसरा होमवर्क साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है। तीसरा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 का जो है उसको आपको देखना है। ये 3 चीज आप करिए, और अगर ये तीनों के आप नोट्स बना लेते हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल के दिन एमसीक्यू फॉर्मेट पे न्यूज को कवर करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।